कोका कोला, दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड के पीछे का छिपा सच। वह ड्रिंक जिसने दुनिया पर कब्ज कर लिया। कोका कोला ये एक ड्रिंक से कहीं ज्यादा है। यह धरती पर सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला ब्रांड है। एप्पल, मैकडॉनल्ड्स या यहां तक कि ईसाई क्रॉस से भी ज्यादा मशहूर। आप किसी दूर दराज के अफ्रीकी गांव, हिमालय की चाय की दुकान या मध्य पूर्व के बाजार में चले जाएं, आपको फिर भी कोका कोला मिल जाएगा। यह सिर्फ मीठा पानी ही नहीं, बल्कि भावनाएं भी बेचता है। खुशी, आनंद, पुरानी यादें, बचपन। यह युद्धों में, शांति वार्ताओं में, ओलंपिक में, फिल्मों में और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी दिखाई दिया है। लेकिन मुस्कुराते विज्ञापनों, आकर्षक जिंगल्स और ओपन हैप्पीनेस अभियानों के पीछे एक बहुत ही स्याह कहानी छिपी है। एक कहानी की कैसे एक गृह युद्ध के सैनिक का दर्द निवारक सिरप 250 अरब डॉलर के साम्राज्य में बदल गया। शानदार मार्केटिंग, क्रूर श्रम प्रथाओं और राजनीतिक प्रभाव की कहानी। पर्यावरण विनाश, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और कॉरपोरेट की बड़ी गलतियों की कहानी। यह सिर्फ कोका कोला का इतिहास नहीं है, यह खुद पूंजीवाद की कहानी है। फिनेक्सियम में आपका स्वागत है। इस निबंध में हम कोका कोला के उदय, प्रभुत्व और विवादों को उजागर करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड के पीछे का छिपा सच। अध्याय 8, फार्मासिस्ट और फॉर्मूला अटलांटा। 1888 एक घायल कॉन्फेडरेट सैनिक जॉन स्टिथ पेम्बर्टन अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान लगी चोट के बाद मॉर्फिन का आदी हो गया था। 19वीं सदी के कई फार्मासिस्टों की तरह उसने राहत और दौलत दोनों पाने के लिए टॉनिक और अमृत के साथ प्रयोग किए। एक दिन उसने कोका की पत्तियों, वही पौधा जिससे कोकीन बनती है, और कैफीन से भरपूर कोला नट्स का उपयोग करके एक सिरप बनाया। उसने इसे कार्बोनेटेड पानी के साथ मिलाया और एक स्थानीय फार्मेसी में मेडिकल टॉनिक के रूप में बेचा। कोका कोला का जन्म हुआ। शुरुआती विज्ञापन असाधारण थे। कोक को सिरदर्द, नपुंसकता, थकावट और यहां तक कि मॉर्फिन की लत के इलाज के रूप में बेचा गया। एक ऐसे समय में जब दवाइयां अनियंत्रित थीं, यह चमत्कारी ड्रिंक तेजी से फैल गया। लेकिन पेम्बर्टन एक व्यवसायी नहीं था। आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए उसने 1888 में अपना फॉर्मूला आशा कैंडलर को सिर्फ 200-300 में बेच दिया। एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत उसके परिवार को अरबों की खोई हुई दौलत से चुकानी पड़ी। कैंडलर ने कुछ ऐसा महसूस किया जो पेम्बर्टन ने कभी नहीं किया। कोका कोला सिर्फ एक सिरप नहीं था, यह एक ब्रांड था जिसे बनाए जाने का इंतजार था। अध्याय 2, चीनी बेचना, सपने बेचना। आशा कैंडलर ने कोक की मार्केटिंग के तरीके में क्रांति ला दी। उसने मुफ्त कूपन बांटे ताकि लोग इस ड्रिंक को आजमाएं। उसने दीवारों, बिलबोर्ड्स और कैलेंडरों को कोका कोला के लोगों से पाट दिया। उसने रेस्टोरेंट्स में ब्रांडेड घड़ियां, ट्रे और परोसने के उपकरण बांटे। 1890 के दशक तक कोका कोला सिर्फ एक दवा नहीं थी, यह एक फैशनेबल रिफ्रेशमेंट बन गया था। लेकिन यहां उसकी प्रतिभा दिखती है। कैंडलर जानता था कि असली पैसा सीधे सिरप बेचने में नहीं था। इसके बजाय उसने स्वतंत्र बॉटलर्स को फ्रेंचाइजी बेची, जिससे मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स से बहुत पहले एक वैश्विक सप्लाई चेन बन गई। 1920 तक कोका कोला अमेरिका का ड्रिंक बन चुका था। इसके प्रतिष्ठित स्क्रिप्ट लोगो और अनोखे बोतल के आकार ने इसे तुरंत पहचानने योग्य बना दिया। भले ही आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते थे, आप जानते थे कि यह कोक है। कंपनी की असली चाल, यह सिर्फ मीठा पानी नहीं बेच रही थी, यह जीवन शैली और पहचान बेच रही थी। जब आप कोक पीते थे तो आप प्यास नहीं बुझा रहे थे, आप एक सांस्कृतिक अनुभव में भाग ले रहे थे। अध्याय 3, कोका कोला युद्ध में गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने कोका कोला को एक वैश्विक प्रतीक में बदल दिया। 1941 में जब अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया तो कोका कोला ने सरकार को विश्वास दिलाया कि सैनिकों को मनोबल के लिए कोक की जरूरत है। कंपनी ने दुनिया में कहीं भी हर अमेरिकी सैनिक को 5 सेंट में एक कोक पहुंचाने का वादा किया। युद्ध के मैदानों के पास बॉटलिंग प्लांट बनाए गए, उत्तरी अफ्रीका से लेकर यूरोप और प्रशांत तक। सैनिकों के लिए कोक घर का पर्याय बन गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो वे बॉटलिंग प्लांट बंद नहीं हुए, वे वैश्विक बाजारों में कोका कोला के प्रवेश द्वार बन गए। 1945 तक कोक सिर्फ अमेरिका का ड्रिंक नहीं था, यह एक विश्वव्यापी घटना थी। लेकिन कोक सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, यह एक राजनीतिक हथियार बन गया। शीत युद्ध के दौरान कोका कोला पीना पूंजीवाद से जुड़ा था। वास्तव में यूएसएसआर ने वर्षों तक कोक का विरोध किया, लेकिन अंततः मार्शल झुकोव के लिए व्हाइट कोक नामक एक संशोधित संस्करण की अनुमति दी। यह सोडा से ज्यादा था।
यह एक बोतल में बंद सॉफ्ट पावर थी। अध्याय 4, मार्केटिंग जीनियस या सांस्कृतिक ब्रेन वॉशिंग। 20वीं सदी के दौरान कोका कोला ने विज्ञापन की कला में महारत हासिल कर ली। 1931 कोक ने सांता क्लॉज को लाल और सफेद कपड़े पहनाए, जिससे क्रिसमस की आधुनिक छवि बनी। 1978 प्रसिद्ध विज्ञापन आइड लाइक टू बाय द वर्ल्ड कोक एक सांस्कृतिक गान बन गया। 2009 ओपन हैप्पीनेस अभियान ने कोक को खुशी के एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में स्थापित किया। पेप्सी ने भले ही स्वाद परीक्षण जीते हों, लेकिन कोका कोला ने मानव अवचेतन की लड़ाई जीती। रंग मनोविज्ञान, लाल रंग ऊर्जा, जुनून, उत्साह के लिए, भावनात्मक कहानी, आकर्षक जिंगल्स, इन सब ने कोक को प्यार, एकता और पुरानी यादों की भावनाओं से जोड़ दिया। फिर भी आलोचकों ने इसे सांस्कृतिक ब्रेन वॉश कहा। कोक दैनिक जीवन में इतनी गहराई से समा गया था कि लोग इसे सोडा के रूप में सोचते भी नहीं थे, वे इसे खुद खुशी मानते थे। कुछ देशों में कोक को अमेरिकीकरण के रूप में देखा गया, दूसरों में इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया। कोका कोला सिर्फ एक उत्पाद नहीं बेच रहा था, यह खुद संस्कृति बेच रहा था। अध्याय 5, न्यू कोक की तबाही। 1980 के दशक तक पेप्सी एक गंभीर खतरा बन गया था। इसके पेप्सी चैलेंज ब्लाइंड टेस्ट ने साबित कर दिया कि लोग पेप्सी का मीठा स्वाद ज्यादा पसंद करते हैं। 1985 में कोका कोला ने एक साहसिक और विनाशकारी कदम उठाया। उन्होंने मूल फॉर्मूले को न्यू कोक से बदल दिया। प्रतिक्रिया तत्काल थी। अमेरिकियों ने विद्रोह कर दिया, विरोध समूह बन गए, लोगों ने पुराने कोक को जमा करना शुरू कर दिया। कंपनी को 400,000 से ज्यादा गुस्से भरे पत्र मिले। 75 दिनों के भीतर कोका कोला क्लासिक को फिर से पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो एक आपदा लग रही थी, वह एक वरदान में बदल गई। इस असफलता ने अमेरिकियों को याद दिलाया कि कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, यह उनकी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा था। न्यू कोक की विफलता इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कॉरपोरेट विफलों में से एक बन गई, लेकिन ब्रांड के प्रति वफादारी के सबसे बड़े सबक में से भी एक। अध्याय 6, कोका कोला का स्याह पक्ष। मुस्कुराहटों और जिंगल्स के पीछे एक बहुत ही स्याह हकीकत छिपी है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। कोक के एक कैन में लगभग 40 ग्राम चीनी होती है, जो दैनिक अनुशंसित मात्रा से कहीं ज्यादा है। कोका कोला को दुनिया भर में बढ़ते मोटापे, मधुमेह और दांतों की समस्याओं से जोड़ा गया है। मेक्सिको में, जहां कोक की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है, मोटापे की दर आसमान छू गई है। पर्यावरणीय क्षति। कोका कोला सालाना अरबों लीटर पानी का उपयोग करता है। भारत में केरल और उत्तर प्रदेश के प्लांटों को भूजल खत्म करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ क्षेत्रों में कोका कोला पर सूखा पैदा करने का आरोप लगाया गया है। श्रमिक शोषण। कोलंबिया और ग्वाटेमाला में कोका कोला बॉटलर्स पर यूनियन को तोड़ने के आरोप लगे। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि श्रमिक नेताओं को धमकाया गया और यहां तक कि मार भी दिया गया। कंपनी सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार करती है, लेकिन विवाद बने हुए हैं। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। कुछ विकासशील देशों में कोक साफ पानी से भी सस्ता है। आलोचकों का तर्क है कि कोक स्थानीय परंपराओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर मीठे की लत को बढ़ावा देता है। कोका कोला के वैश्विक प्रभुत्व की भारी कीमत चुकानी पड़ी है, स्वास्थ्य को, श्रमिकों को और इस ग्रह को। अध्याय 7, आज का कोका कोला। आज कोका कोला 200 से ज्यादा देशों में काम करता है और 500 से ज्यादा ब्रांडों का मालिक है, जिसमें स्प्राइट, फैंटा, मिनट मेड, डसानी और पावरेड शामिल हैं। लेकिन दुनिया बदल रही है। पश्चिम में मीठे सोडा की बिक्री घट रही है। उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं। कोका कोला ने कोक जीरो, डाइट कोक, फ्लेवर्ड वाटर, जूस, चाय लॉन्च करके और यहां तक कि प्लांट आधारित ड्रिंक्स में निवेश करके जवाब दिया है। फिर भी आलोचकों का कहना है कि ये केवल दिखावटी बदलाव हैं। कोका कोला अभी भी अपने मुख्य मीठे उत्पादों से भारी मुनाफा कमाता है, खासकर विकासशील देशों में। वित्तीय रूप से कोका कोला मजबूत बना हुआ है, अब तक के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले उपभोक्ता शेयरों में से एक। इसका फ्रेंचाइजिंग मॉडल, जहां बॉटलर्स ज्यादातर लागत वहन करते हैं, इसे एक अत्यधिक लाभदायक साम्राज्य बनाता है। लेकिन इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह एक ऐसी दुनिया में खुद को फिर से खोज सकता है जहां चीनी को तेजी से नया तंबाकू माना जा रहा है। अध्याय 8, विरासत। एक मीठा साम्राज्य कोका कोला एक ड्रिंक से कहीं ज्यादा है। यह पूंजीवाद, मार्केटिंग और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। 1888 में सिरदर्द ठीक करने से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों को ऊर्जा देने तक
सांता क्लॉज को आकार देने से लेकर मोटापे की महामारी भड़काने तक, खुशियां बेचने से लेकर पानी के स्रोत सुखाने तक, कोका कोला 20वीं सदी की कहानी है, उसके सपनों, उसकी ज्यादतियों और उसके विरोधाभासों की। असली सवाल यह है, 21वीं सदी में जैसे जैसे स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ रही है और पर्यावरणीय संकट बढ़ रहे हैं, क्या कोका कोला का साम्राज्य चमकता रहेगा या बुलबुले आखिरकार खत्म हो जाएंगे? ये कोका कोला की कहानी थी, विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली चमकदार कहानी नहीं, बल्कि वह छुपी हुई सच्चाई कि कैसे एक चीनी की सिरप ने एक साम्राज्य बना दिया और कैसे उस साम्राज्य ने हमारी दुनिया को नया आकार दिया। ये फिनैक्सियम है। अगर आपको यह गहन विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो ऐसे और लेखों के लिए सब्सक्राइब करें, व्यावसायिक साम्राज्यों, वित्तीय कांडों और हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली छिपी शक्तियों की कहानियों के लिए। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें। यह कोका कोला की कहानी थी, विज्ञापनों में बताई गई चमकदार कहानी नहीं, बल्कि इस छिपे हुए सच की कि कैसे एक मीठा सिरप एक साम्राज्य बन गया और कैसे उस साम्राज्य ने हमारी दुनिया को नया आकार दिया। यह फाइनैक्सियम है। अगर आपको इस गहरी पड़ताल में कुछ मूल्यवान मिला तो व्यावसायिक साम्राज्यों, वित्तीय घोटालों और हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली छिपी ताकतों के बारे में और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहे।